एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। ये हमारा ओएस का लेक्चर चल रहा है बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम के लिए और ये लेक्चर कंटिन्यूएशन है, सेकंड पार्ट है मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल क्लिनिक का, जो कि ओएस में बीटीएससी ने सिलेबस में टॉपिक दिए है। उस पर हमने अभी तक कार्डियक अरेस्ट तक देख लिया था पार्ट 1 में, मेडिकल इमरजेंसीज और उसकी मैनेजमेंट में। अब ये पार्ट 2 है और हम लोग शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से। अगर क्लिनिक में पेशेंट है और वहाँ पे कुछ प्रोसीजर के दौरान कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे और कैसे उसको मैनेज करेंगे, और वैसे वेरियस कंडीशंस को कैसे मैनेज करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज ब्रोंकियल आजमा। अगर पेशेंट को ब्रोंकियल आजमा हो रहा है तो ब्रोंकियल आजमा इज मोस्ट कॉमन काउज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसकी अगर क्लिनिक में पेशेंट को ब्रोंकियल आजमा आ रहा है तो इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? असेस द सीवियरिटी ऑफ द अटैक। सीवियरिटी अटैक की आपने असेस करनी है। गिव हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन अराउंड 60%। कितना ऑक्सीजन देना है हमें? अराउंड 60%। उसके साथ साथ सैलब्यूटामॉल इनहेलर और टेरब्यूटेलिन विद ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन। क्या देना है हमें? इनहेलर देना है सैलब्यूटामॉल का या टेरब्यूटेलिन का विद ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन। उसके साथ हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 मिलीग्राम इंट्रावेस्कुलरली और प्रेडनिसोलोन 30 मिलीग्राम। ठीक है, क्या करना है हमें? ऑक्सीजन 60% कंप्रेस्ड ऑक्सीजन देना है। सैलब्यूटामॉल का इनहेलर देना है। सैलब्यूटामॉल या टेरब्यूटेलिन इनहेलर देना है। उसके साथ साथ हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 मिलीग्राम इंट्रावेस्कुलरली देना है या प्रेडनिसोलोन देना है 30 मिलीग्राम। ठीक है। इफ़ पेशेंट सिचुएशन वर्सेंस, यहाँ तक पेशेंट की कंडीशन अगर स्टेबलाइज कर लिया हमने तो ठीक। इफ़ पेशेंट सिचुएशन वर्सेंस, पेशेंट इज ट्रांसफर टू हॉस्पिटल। पेशेंट में बी गिवन आइप्रोट्रोपिन 0.5 मिलीग्राम और ये फिजिशियन के कंसल्ट से देना होता है। पेशेंट को हम लोग आइप्रोट्रोपिन 0.5 मिलीग्राम भी दे सकते हैं विथ फिजिशियन कंसल्ट। एमिनोफाइलिन या थियोफाइलिन में बी गिवन। नेबुलाइज्ड सैलब्यूटामॉल विद ऑक्सीजन इज गिवन एवरी 2 आवर्स। ठीक है, नेबुलाइज्ड सैलब्यूटामॉल विद ऑक्सीजन इज गिवन एवरी 2 आवर्स। मॉनिटर आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस एंड ऑब्टेन चेस्ट एक्सरे। उसके बाद हमने एबीजी लेना है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस लेनी है एंड चेस्ट एक्सरे लेना है। ये था ब्रोंकियल आजमा का मैनेजमेंट। अब क्योंकि डेंटल क्लिनिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो अगर वो इनहेल्ड हो जाए तो क्या मैनेजमेंट होगी? इनहेल्ड फॉरेन बॉडी। पोजिशन ऑफ द पेशेंट एंड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन डेंटल क्लिनिक इज हाई रिस्क ऑफ इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। क्योंकि पोजीशन पेशेंट के डेंटल क्लिनिक में ऑलमोस्ट सुपाइन होती है और इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहे होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो अगर रबर डैम का यूज़ नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश तो किसी की भी गलती से पेशेंट और आइट्रोजेनिक डॉक्टर किसी भी की गलती से इनहेल हो सकता है कोई भी माइन्यूट छोटा इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी। अब इनहेल हो गया पेशेंट को, उसके बाद क्या करना होता है डॉक्टर को? वंस फॉरेन बॉडी इज इनहेल्ड इनटू द ओरोफेरिंग्स, इट मे बी swallowed एंड गो इनटू ईसोफेगस और में इनटू ट्रैकिया। तो अब जो इनहेल्ड हुआ है आइदर वो सॉलो होने के बाद ईसोफेगस में जाएगा या ट्रैकिया में चला जाएगा। फॉरेन बॉडी में ऑब्स्ट्रक्ट अपर एयरवे और लोअर एयरवे, और ये जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है अपर एयरवे को और लोअर एयरवे को। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर एयरवे डज नॉट प्रेजेंट विथ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, लोअर एयरवे की जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है इट डज नॉट प्रेजेंट विथ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा अगर लोअर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे विल स्टिमुलेट कफ रिफ्लेक्स। अब अपर एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना तो बॉडी अपना स्टिमुलेट करती है कफ रिफ्लेक्स, जिससे कभी कभी जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है खुद स्पिट आउट हो जाता है। बट फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर स्पिट आउट नहीं हुआ कफिंग रिफ्लेक्स के बाद भी, देन क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के? वीक इनएफेक्टिव कफ, चोकिंग सेंसेशन, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, साइनोसिस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नेल बेड। साइनोसिस क्यों होगा? ऑक्सीजन की कमी के कारण। मैनेजमेंट क्या करेंगे फॉरेन बॉडी की इनहेलेशन के इसमें? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे विल स्टिमुलेट कफ रिफ्लेक्स। अब ऑब्स्ट्रक्शन अपर एयरवे में है, कफ रिफ्लेक्स हो रहा है। इफ पेशेंट इज कॉन्शियस मेक द पेशेंट स्टैंड एंड मेक हिम बेंड फॉरवर्ड। पेशेंट को खड़ा करो, उसको फॉरवर्ड बेंड करवाओ
और कफिंग करवाओ उससे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, प्रेशर आएगा और प्रेशर से चांस है कि फॉरेन बॉडी निकल जाए। नहीं निकला तो और पेशेंट को फॉरवर्ड बेंड करवाया, अ स्ट्रॉन्ग ब्लो मे बी गिवन ऑन द बैक बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, और बैक पे स्ट्रॉन्ग ब्लो देते हैं। दिस में फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा। स्टिल नहीं निकला तो हेमलिक्स मैन्यूवर देते हैं। किस केस में, फॉरेन बॉडी जो इनहेल्ड हो गई है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, अपर एयरवे में है, वहां से निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमलिक्स मैन्यूवर बोलते हैं। मैन्यूवर बाय विच द फॉरेन बॉडी मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अपर एयरवे। किस मैन्यूवर से, हेमलिक्स मैन्यूवर से। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट के बाहिंड खड़े होना है, पेशेंट के बाहिंड खड़े हो गए, इनसर्कल द पेशेंट विथ बोथ अपर आर्म, ठीक है। पेशेंट के पीछे, ये हमारा पेशेंट है, इसके पीछे खड़े हो गए और पेशेंट को दोनों अपर आर्म से इनसर्कल हेमलिक्स मैन्यूवर में पेशेंट के बैक में जाना है डॉक्टर को, पेशेंट को दोनों अपर आर्म से ना पीछे से इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लो आप। इनसर्कल द पेशेंट विथ बोथ योर आर्म्स फ्रॉम बिहाइंड एंड देन इंटरलॉक द फिंगर्स। अप्लाई फर्म कंस्ट्रिक्टिव अपवर्ड प्रेस बाय स्क्वीजिंग द चेस्ट विथ आर्म्स। उसके बाद आपने क्या करना है, एक फर्म पेशेंट को ना एक्सक्यूज करके उस पर फर्म प्रेशर देना है, सो डैट उसका चेस्ट थोड़ा एक्सक्यूज हो। इंक्रीज इन ट्रैथोडेसिक प्रेशर, ट्रैकिया और थोरेसिक के प्रेशर को यहाँ पे मिला के हमने कहा इंक्रीज इन ट्रैथोडेसिक प्रेशर। फोर्सेस फॉरेन बॉडी आउट ऑफ द एयरवे। इससे क्या होगा, एयरवे से थोड़ा क्लमजी हो गया ये, फिर से समझाती हूँ मैं। हेमलिक्स मैन्यूवर में क्या करना होता है, डॉक्टर को पेशेंट के पीछे जाके खड़ा होना होगा, अपने दोनों आर्म से पेशेंट को पीछे से पकड़ना होगा और अपने दोनों आर्म को इंटरलॉक कर लो, अपने दोनों हाथ को यूं, पेशेंट को पकड़ के अपने दोनों हाथ को यूं इंटरलॉक करना है। फिर पेशेंट को प्रेस करना है सो डैट पेशेंट का स्क्वीज हो चेस्ट और प्रेशर बढ़े, उनका ट्रैथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाए पेशेंट का, जिससे फॉरेन बॉडी जो है एयरवे से बाहर आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो क्रिकोथायरोडोटोमी शुड बी डन टू सेव द पेशेंट। तो हम लोग क्रिकोथायरोडोटोमी देंगे पेशेंट को, कब, फॉरेन बॉडी के इनहेलेशन के केस में, एक्सीडेंटल इनहेलेशन के केस में, इनहेलेशन नहीं एस्पिरेशन के केस में, फॉरेन बॉडी के एस्पिरेशन के, एक्सीडेंटल एस्पिरेशन के केस में क्रिकोथायरॉयडोटोमी देंगे अगर सारे प्रोसेसेस, मैनुअल प्रोसेसेस फेल हो जाए तो। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर एयरवे। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर एयरवे का क्या है, दिस कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओनली अ सेगमेंट ऑफ द लंग एंड नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन। ऑपरेशन ऑफ लोअर एयरवे इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, ये सिर्फ हार्ट के किसी एक सेगमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, लेकिन इस सिचुएशन को हमें सीरियसली लेना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोअर एयरवे के लिए पहले चेस्ट एक्सरे लो, फिर ऑब्जेक्ट जहाँ पे उसको एंडोस्कोपी के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट केस इज हाइपर वेंटिलेशन। नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशन इज हाइपर वेंटिलेशन, यूजुअली प्रिसिपिटेटेड इन एंशियस पेशेंट। हाइपर वेंटिलेशन किसमें होगा, जब पेशेंट एंशियस हो, 15 से 40 ईयर्स के एज ग्रुप में होगा और ये फीमेल में ज़्यादा होगा। इंक्रीज रेट ऑफ कैटेकोलामाइन्स क्लब्ड विद एन इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होगा, कैटेकोलामाइन की रेट जो है वो बढ़ गई है एंशियस होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और साथ साथ अब क्या हो रहा है, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत गहरी सांस, फोर्सफुल ब्रीदिंग हो रही है, कॉजेज एक्सेसिव एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स रिजल्ट इन डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी जल्दी हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन स्पेल आउट हो रहा है और इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड स्पेल आउट हो रहा है, हमारा एक्सपेल आउट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल डिक्रीज हो जाती है इन द ब्लड एंड इंक्रीज पीएच, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस हो जाता है। अब इसकी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हाइपर वेंटिलेशन में। हाइपर वेंटिलेशन में आप याद रखना कि सब कुछ होने के बाद डिक्रीज होता है लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में। ट्राई टू काम द पेशेंट एज मच एज पॉसिबल। पेशेंट को काम डाउन करो आप जितना पॉसिबल हो पाए। कवर माउथ एंड नोज विद अ पेपर बैग और कप द पेशेंट हैंड अराउंड द माउथ एंड नोज, या इधर कवर कर लो माउथ और नोज को पेशेंट के पेपर बैग से, या फिर पेशेंट को बोलो अपने हाथ से अपना नाक और मुंह
हैंड्स अराउंड द माउथ, आस्क पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली। उसके बाद बोलो अब आराम आराम से सांस लो। मोस्ट पेशेंट यूजुअली रिकवर विद दिस, मोस्टली पेशेंट रिकवर हो जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्या केस है हमारा? नेक्स्ट इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी क्या है? एड्रिनल क्राइसिस। इसमें क्या होता है? कोलैप्स इन अ पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। एड्रिनल क्राइसिस किस में हो रहा है? ऐसे पेशेंट में हो रहा है जिनकी हिस्ट्री है कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है। जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे पेशेंट होते हैं ना, उनका स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए एड्रिनल रिस्पॉन्स जो है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, और ऐसे पेशेंट में एड्रिनल क्राइसिस ज़्यादा होता है। और इसलिए ऐसे पेशेंट जिनकी हिस्ट्री हो स्टेरॉइड थेरेपी की, हमें इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करना चाहिए। अब एड्रिनल क्राइसिस प्रेजेंट कैसे होगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पैलर, रैपिड थिन पल्स एंड सडन फॉल इन बीपी। व्हाट्स द मैनेजमेंट ऑफ एड्रिनल क्राइसिस? एड्रिनल क्राइसिस की मैनेजमेंट क्या है? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में हम रखेंगे। 500 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमीसक्सिनेट इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेस्कुलरली। ठीक है, 500 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमीसक्सिनेट देते हैं और एयरवे क्लियर करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, ट्रांसफर पेशेंट टू द हॉस्पिटल, चेक फॉर अदर काउज ऑफ कोलैप्स। ये हो गया। नेक्स्ट मेडिकल इमरजेंसी क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इज ऑल्सो वन ऑफ मोस्ट कॉमन इमरजेंसीज दैट में प्रेजेंट इन द डेंटल सेटिंग। क्या होता है? डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना, वो इसमें दिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में या तो उन्होंने इंसुलिन ज़्यादा ले ली है या अपनी जो मेडिसिन है उसका डोज उनका ज़्यादा हो गया इसकी वजह से, या फिर हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड, मील नहीं करके मिस्ड मील से पेशेंट भूखा आ जाए, मील ना लेकर आए, उस केस में भी होता है। एनी डायबिटिक पेशेंट हु अंडरगोज acute collapse should be assumed to be hypoglycemic and treated accordingly immediately। अब हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? मैनेजमेंट में पेशेंट यूजुअली डिसोरिएंटेड दिखेगा आपको, इरिटेबल दिखेगा, लाइट हेडेड दिखेगा और इंक्रीज ड्राउजीनेस होगी। मैनेजमेंट, इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस गिव ग्लूकोज ओरली इन एनी फॉर्म, शुगर, स्वीट्स एटसेट्रा। इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस प्लेस पोजिशन द पेशेंट इन अ supine position, protect airway, establish an IV line and give up to 50 ml of 20 to 50% dextrose। क्या देना है हमें? 50 ml of 20 to 50% dextrose देना है। If available, 1 milligram of glucagon may be given intramuscularly। The patient usually recovers with the dextrose injection। इंट्रावेस्कुलरली अगर आप डेक्सट्रोज दे तो 50 ml 20 to 50% डेक्सट्रोज तो ठीक है, वरना ग्लूकागन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये दोनों है मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज एक्यूट हाइपरटेंशन। क्या होगा? ट्रांजिएंट राइज इन बीपी ड्यू टू एंजाइटी या पेन एंड इन सम पेशेंट्स ड्रग इंट्रैक्शन में ऑल्सो काउज राइज इन बीपी। मार्क्ड एलिवेशन दिखेगा बीपी में, हाइपरटेंशन की ही बात हो रही है। पेशेंट कॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस रहेगा आपको। ठीक है, पल्सेटिंग हेडेक, इंक्रीज पल्स रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एटसेट्रा। मैनेजमेंट देखते हैं। स्टॉप ऑल द डेंटल प्रोसीजर्स। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में पहले सारे डेंटल प्रोसीजर्स को स्टॉप करना है। पेशेंट को अपराइट प्लेस करो, काम डाउन करो, वाइटल साइंस चेक करो। अगर डायस्टोलिक बीपी 110 mm ऑफ Hg है ना अबव, एडमिनिस्टर 10 मिल। डायस्टोलिक की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, डायस्टोलिक कितना होता है? नॉर्मली 90 mm ऑफ Hg होता है। डायस्टोलिक बीपी अगर पेशेंट का 110 mm ऑफ Hg है तो 10 मिलीग्राम निफेडिपिन देना है हमें सब लिंगुअली। ये याद रख लो आप। हाइपरटेंशन के पेशेंट में मेडिकल इमरजेंसी में अगर डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक नहीं, सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 90। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट करवाने के लिए बोल रही हूँ सो डैट थोड़ा सा भी डेविएटेड हुआ अगर माइंड आपका, ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे तो बाद में कन्फ्यूजन होगा। अभी आप सुन लोगे, बाद में कन्फ्यूज़ करोगे। तो डायस्टोलिक बीपी, नीचे वाली जो बीपी है वो 110 मिलीग्राम से अगर 110 mm ऑफ Hg से ज़्यादा आ रही है ना तो निफेडिपिन देना है हमें 10 मिलीग्राम सबलिंगुअली। और नेफेडिपिन क्या है? एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि वैजोडाइलेशन कराता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कराता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को एंड बीपी रिड्यूस करता है। हाइपोटेंशन पढ़ा तो हाइपोटेंशन पढ़ेंगे ही। हाइपोटेंशन किसी पेशेंट में कब आएगा ये हम कब मानेंगे? जब उसकी बीपी सिस्टोलिक 90 mm ऑफ Hg से कम एंड डायस्टोलिक 60 mm ऑफ Hg से कम है तो पेशेंट इज इन हाइपोटेंशन। हाइपोटेंसिव पेशेंट है वो। फिर हमारा कॉमन फीचर्स क्या है हाइपोटेंसिव पेशेंट के? ड्यू टू सिंकोप पेशेंट विल हैव कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, लो बीपी एंड नॉशिया।
Blood loss or hypovolemia, in this case patient will have rapid pulse, dry mouth, decreased skin turgor, cardiogenic shock and allergy. मैनेजमेंट क्या करना है आपने हाइपोटेंशन का? Place the patient in a supine position with leg end slightly elevated. Trent-Eilenberg's position में पेशेंट को डालना है हमें, एयरवे एंड ऑक्सीजन, IV line and give IV fluid such as रिंगर लैक्टेट और DNS. हाइपोटेंशन के केस में आप क्या दोगे? रिंगर लैक्टेट दोगे या DNS दोगे. एक और चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, एसेस द सिचुएशन एंड एस्टैब्लिश काउज, ट्रीट अकॉर्डिंगली. IV फ्लूइड्स अगर हाइपोवोलीमिया है, एपिनेफ्रिन दोगे अगर एलर्जी, काउज इज एलर्जी, और एट्रोपाइन दोगे इफ काउज इज सिंकोप. इफ द पेशेंट डज नॉट इम्प्रूव, BLS एंड हॉस्पिटल. CVA अब क्या है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट. दिस इज कॉमनली नोन एज स्ट्रोक. स्ट्रोक को हम लोग क्या बोलते हैं, CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट. इट इज एन अक्यूट न्यूरोलॉजिकल इंजरी एंड रिजल्ट इन सेल्यूलर डेथ. स्ट्रोक में क्या हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल इंजरी होती है और सेल्यूलर डेथ होता है, आइदर ड्यू टू वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन और ड्यू टू नॉन ट्रॉमेटिक इंट्राक्रेनियल हैमरेज. सेल्यूलर डेथ हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो रही है, क्यों? आइदर वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्रेन में जाने वाले और ड्यू टू नॉन ट्रॉमेटिक इंट्राक्रेनियल हैमरेज. इन दोनों केस में रिजल्ट्स इन टिश्यू इन्फॉक्शन और कंप्रेशन ऑफ द एडजेसेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन. मोर कॉमनली स्ट्रोक भी मेल पेशेंट में होता है, ठीक है. हाइपरटेंसिव होंगे पेशेंट, डायबिटीज़ का होगा, सिगरेट स्मोकर्स होगा. काउजेज ऑफ CVA, सेरेब्रल हैमरेज, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल कंप्रेशन एंड सेरेब्रल एमिशन. मैनेजमेंट देखना है हमें मेनली. प्रेजेंटेशन, CVA वाले जो केस होगा ना, वो उनका ऑनसेट बहुत सडन होगा. पेशेंट में सडनली फॉल अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियसनेस के से पहले जो है हेडेक होगा पेशेंट को बहुत तेज, और उसके बाद पेशेंट कोलैप्स करेगा विद लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन और मोर लिम्स. पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को, विच लूजेज इट्स एक्सप्रेशन एंड फंक्शन. देर इज इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच एंड कन्वर्जन. सारे पैरालिसिस और स्ट्रोक वाले केस होंगे. मैनेजमेंट आपने डेंटल सेटिंग में किसी पेशेंट का किसी डॉक्टर को कैसे करना है. पेशेंट एट रिस्क शुड बी मैनेज विद केयर प्रायर टू द डेंटल ट्रीटमेंट. न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज है तो डेंटल ऑफिस में ट्रीटमेंट हमें रोक देनी है, एम्बुलेंस बुलाना है, BLS देना है, एंड प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट. एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, कीप द एयरवे क्लीन, ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. सीजर का केस आए अगर, तो सीजर भी होता है पेशेंट को एपिलेप्सी में और अदर्स दूसरे काउज में. तो अकरेंस ऑफ सीजर इन अ पेशेंट इन डेंटल क्लिनिक में ऑफन बी अ काउज ऑफ पैनिक, बट मोस्ट सीजर्स यूजुअली डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिव इंटरवेंशन. मोस्ट पेशेंट विद सीजर्स रिकवर स्पॉन्टेनियसली. इट इज हाउएवर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पेशेंट ड्यूरिंग एपिलेप्टिक एपिसोड, ठीक है. सीजर अगर पेशेंट्स को आ रहे हैं तो थोड़ी देर में वो खुद जो है सीजर से रिकवर हो जाते हैं. ऐसे पेशेंट को एपिलेप्टिक एपिसोड से हमें प्रोटेक्ट करना होता है. इन अ नॉन एपिलेप्टिक पेशेंट, सीजर्स में बी प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रेस, ब्राइट लाइट, drugs, alcohols, etc. Sometime after a deep syncope episode, there may be epileptic attack. Diagnosis: most of the time epilepsy is preceded by an aura. There may be a sudden loss of consciousness with a rigid extended appearance and generalized jerky movements. ठीक है, ये सब सीजर्स में होगा. एपिलेप्सी में जनरलाइज जर्की मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी में पूरी बॉडी जर्क कर रही होती है. Repeated seizures without any period of recovery between them are known as status epilepticus. Status epilepticus का मतलब क्या है? सीजर्स बार बार आते रहते हैं. Features of an individual seizure is tonic chronic movement of the trunk and extremities, loss of consciousness, vomiting, airway obstruction, loss of urinary and anal sphincter control. ठीक है. मैनेजमेंट क्या है? Seizures are best avoided if a patient has a history of epilepsy. Care is taken to avoid it. ये सब ठीक है, बातों बातों की बातें. सुपाइन पोजीशन में रखना है, फॉरेन बॉडीज़ को आसपास से हटा दो सो डैट अटैक आए तो पेशेंट खुद को इंजर ना कर ले, खुद से गलती से इंजर ना हो जाए. पेशेंट की मूवमेंट को रिस्ट्रेन करनी है, एयरवे मेंटेन रखना है. और सीजर खुद से लिमिट हो जाते हैं बहुत सारे केस में. लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिकस है, अगर सीजर्स बार बार आ रहे हैं, बार बार एपिसोड आ रहा है, तो मैनेजमेंट में क्या होगा? इंट्रावेस्कुलरली डायजेपम देंगे 10 to 20 मिलीग्राम इनिशियली. मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को. स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या करना है?
इंट्रावास्कुलरली डायजिपम देना है 10 to 20 मिलीग्राम, ऑक्सीजन देना होगा, रिपीट द डोज ऑफ डायजिपम इफ नेसेसरी, लेंथ ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सटेंड बियॉन्ड 20 मिनट्स एज द चांस ऑफ ब्रेन डैमेज इंक्रीजेज विथ लेंथ ऑफ द अटैक। अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस हो रहा है तो 20 मिनट तक होता रहे या उससे ज़्यादा हो, ये अलाउ नहीं करना है हमें। 20 मिनट्स के बाद हमें और भी एक्शंस और मेडिसिन देना है, एक्शन लेना है सीजर्स को, सीजर के अटैक को रोकने के लिए। आफ्टर द सीजर सबसाइड इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो सक्शन, एयरवे, मॉनिटर, वाइटल साइंस, ऑक्सीजन दो, फिजिशियन को बुलाओ, पेशेंट को होम भेजो ठीक से। इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, मेडिकल असिस्टेंस लेना है, पेशेंट को लेटरल पोजीशन में रखना है, लेटरल पोजीशन में रखना है, मॉनिटर वाइटल साइंस, BLS, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट व्हेन पेशेंट टू इमरजेंसी केयर इन अ हॉस्पिटल। ये तो सारे सिचुएशन मेडिकल इमरजेंसीज के थे जो हमें पता था। अब क्या हो अगर अचानक डेंटल चेयर पे कभी किसी को कोई डेंटल इमरजेंसी किसी पेशेंट की आ जाए और फिर समझ ही ना आए कि किस कंडीशन की वजह से ये इमरजेंसी अराइज हुई है, तो उस टाइम में वैसे सिचुएशन में क्या ट्रीट करेंगे हम लोग? पहले तो पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में जल्दी से डाल दो, अगर सिंकोप हुआ तो पेशेंट रिकवर कर जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें? पल्स चेक करना है। अगर पल्स एब्सेंट है ना तो कार्डियक अरेस्ट का केस है, अगर तो फिर BLS और ALS दो, एडवांस लाइफ सपोर्ट दो। अगर पल्स प्रेजेंट है ना तो IV लाइन एक्सेस करना है, 20 ml ऑफ 20 to 25% डेक्सट्रोज देना है, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देना है इंट्रावेस्कुलरली, हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है 200 मिलीग्राम इंट्रावेस्कुलरली अगर पल्स प्रेजेंट है तो। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे करने से रिजॉल्व हो जाएंगे। स्टिल अगर नहीं हो रहे हैं तो पेशेंट हैज़ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर पेशेंट की तो अपराइट पोजीशन है, पेशेंट को हमें बैठाना है और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। उसके साथ साथ पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने का, एम्बुलेंस बुलाने का भी प्रोसीजर हमें साथ साथ करना है। अब क्या क्या इमरजेंसी किट है जो एक डेंटल सेटअप में होना चाहिए? इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन होने चाहिए, ओरोफेरिंजियल और एयरवेज होना चाहिए, नेजोफेरिंजियल एयरवे, सक्शन टिप्स, मैगिल फॉसेप्स, नेजल कैनुला या फेस बैग, एम्ब्यू बैग, ठीक है, एम्ब्यू बैग होना चाहिए। मेडिसिन में क्या क्या होना चाहिए? इंजेक्टेबल ड्रग्स आर, ये याद रखना कि इंजेक्टेबल्स कौन कौन से, एपिनेफ्रीन है, एंटीहिस्टामाइंस में डाइफेनहाइड्रामाइन है, क्लोरामफेनामाइन मैलेट है, एंटी कन्वल्जेंट्स में डायजिपम है। एपिनेफ्रीन कितना है? 1:1000, 1 ml लोडेड इन सिरिंज, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन में डाइफेनहाइड्रामाइन होना या ये क्लोरफेनरमाइन मैलेट होना या फिर एंटी कन्वर्जेंट्स में डायजिपम होना है। डायजिपम ये सब इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं हमारे। मॉर्फिन फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एनाल्जेसिक्स, मॉर्फिन फॉर MI, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, एट्रोपिन, लिग्नोकेन, डोपामाइन, ये सारे जो हैं आपके पास ये दिख रहे हैं, ये सारे होने चाहिए। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया सिंकोप के लिए होना चाहिए, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होना चाहिए, सैल्ब्यूटामोल का इनहेलर होना चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट एसेसरीज में टॉर्च लाइट, बैटरीज, पेपर एग, ठीक है, ये सब हो गया। चेक ड्रग्स, ठीक है, ये सारे ड्रग्स हमें होने चाहिए हमारे क्लिनिक में, इमरजेंसी ड्रग्स, और इतने, ठीक है। यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ मेडिकल कंडीशन इन डेंटिस्ट्री ऑन डेंटल चेयर, और इसका ये भी टॉपिक फिनिश हुआ। अब बस एक टॉपिक बचता है हमारा माइनर ओरल सर्जरीज, जिसके अंदर एक्सोडोंशिया, फ्लैप एटसेट्रा सब आएगा, वो हम लोग कल देखेंगे और कल ही मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि कल के कल फिनिश हो जाए। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल।